एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। अब परिषदीय स्कूलों में बच्चों को रोकने के लिए एनजीओ की मदद। बेसिक शिक्षा विभाग चंदा जुटाकर बच्चों के लिए खरीदेंगे बाल पत्रिका। हाई कोर्ट ने कहा, मानवीय संवेदना खो चुके अधिकारी, बीमार बेटी के इलाज को शिक्षिका ने मांगा था स्थानांतरण। बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देंगे बसपा सुप्रीमो मायावती। उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या होगी खत्म, पीएम। चुनाव ड्यूटी कटवाने को साथी शिक्षक का भरवा दिया पर्चा, खुद बने एजेंट और प्रस्तावक। वाराणसी के 5 विद्यालयों में बने स्मार्ट क्लास, शिक्षक प्रशिक्षण लेने के बाद होंगे तैनात। निरीक्षण पंजिका पर आख्या दर्ज नहीं कर रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोटिस जारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। अब परिषदीय स्कूलों में बच्चों को रोकने के लिए एनजीओ की मदद, जाने खास। प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग में एनजीओ गैर सरकारी संगठन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अब परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन और ठहराव में भी एनजीओ की मदद ली जाएगी। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली संस्थान मिशन शक्ति और शारदा अभियान के तहत नामांकन, बच्चों के ठहराव, शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने और लैंगिक समानता आदि बिंदुओं पर सहयोग प्रदान करेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह संस्था कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में सहयोग करने के साथ ही जिले में आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं को चिन्हित करते हुए उनका नामांकन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। नामांकित छात्राओं का विद्यालय में ठहराव तथा कक्षावार लर्निंग आउटकम के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए निर्धारित गतिविधियों को संचालित करेगा। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को ज्ञान का पिटारा टूल्स, रेमेडियल लर्निंग किट के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान के लिए कार्यपुस्तिका एवं सामग्रियाँ उपलब्ध कराते हुए बच्चों में शिक्षण को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। खास कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों को जीवन कौशल का प्रशिक्षण देगा एनजीओ। बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रात्रि चौपाल, नुक्कड़ नाटक आदि का समुदाय में आयोजन। परिषदीय विद्यालयों में बाल सभा का गठन कर बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करेंगे। समुदाय में कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से बालक बालिकाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग चंदा जुटाकर बच्चों के लिए खरीदेंगे बाल पत्रिका। प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चंदा जुटाकर बच्चों के लिए बाल पत्रिका खरीदी जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय भवन अलीगंज लखनऊ स्थित प्रकाशन विभाग की ओर से प्रकाशित बाल भारती नामक हिंदी की मासिक बाल पत्रिका प्राथमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए खरीदे जाने का विचार करने का निर्देश दिया है। इसके एक अंक का मूल्य 15 रुपये और वार्षिक मूल्य 160 रुपये है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 11 फरवरी को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस पत्रिका का वार्षिक चंदा जमा कर पंजीकृत डाक वार्षिक मूल्य 364 रुपये से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। शिक्षकों और बच्चों को पीडीएफ से भेजी पत्रिका। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित साहित्य और संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका पुस्तक संस्कृति सभी परिषदीय शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए भेजी गई है। सहायक शिक्षा निदेशक अब्दुल मुबीन ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 फरवरी को भेजे पत्र में पत्रिका की पीडीएफ अधिक से अधिक प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। पत्रिका का सदस्य बनने के लिए सदस्यता प्रपत्र भी पीडीएफ के साथ संलग्न कर भेजा है। हाईकोर्ट ने कहा, मानवीय संवेदना खो चुके अधिकारी, बीमार बेटी के इलाज को शिक्षिका ने मांगा था स्थानांतरण। प्रयागराज अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षिका के अंतर्जनपदीय आवेदन की अर्जी 4 बार मना कर मनमाना आदेश पारित करने पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को तलब कर लिया है। अदालत ने अपने आदेश को नज़रअंदाज करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सचिव मानवीय संवेदना खो चुके हैं। न्यायालय ने उनको तलब करते हुए स्पष्ट करने को कहा है क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रयागराज के जसरा ब्लॉक में नियुक्त शिक्षिका सैयद रुखसार मरियम रिजवी की याचिका पर दिया है। याचिका बेटा सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी से पीड़ित है। याचिका के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का तर्क था कि याची ने अपना स्थानांतरण या कहते हुए प्रयागराज से लखनऊ करने की मांग की थी कि उसका 5.5 वर्ष का बेटा सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज सिर्फ लखनऊ में संभव है। हालांकि उसका आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि बेटे की बीमारी के आधार पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं की जा सकती। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अवमानना याचिका पर भी आदेश के बाद भी सचिव ने आवेदन निरस्त किया। हाईकोर्ट ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए कहा कि बेटे की बीमारी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग करने का वैध आधार है। न्यायालय ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए उनकी शिक्षिका के आवेदन पर इस आदेश के आलोक में नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा। इसके बावजूद सचिव ने विभिन्न आधारों पर आवेदन रद्द कर दिया। यहां तक कि अवमानना याचिका पर भी आदेश होने के बावजूद सचिव ने 2 बार आवेदन निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद सचिव ने 27 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2021, 16 सितंबर 2021 और 12 फरवरी 2022 को
शिक्षिका का आवेदन निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याची एक महिला है और पिछले 1 वर्ष से अपने तबादले के लिए पिलर टू पोस्ट की तरह चक्कर काट रही है। बेटे की बीमारी को इस अदालत द्वारा अंतर जनपदीय तबादले का वैध आधार बताने के बाद अधिकारी आदेश पर विचार कर सकता है। बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देंगे बसपा सुप्रीमो मायावती। प्रयागराज, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला बोला। कहा कि इन पार्टियों की सरकारों ने अनुसूचित जाति और ब्राह्मण समाज को उपेक्षित रखा, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाई। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में गुंडे माफिया पैदा किए और योगी सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की सौगात दी। पूर्व मुख्यमंत्री बोली, बसपा की सरकार बनाइए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देंगे। साथ ही आयोग बनाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। केपी कॉलेज मैदान में हुई यह सभा प्रयागराज, प्रतापगढ़ व कौशाम्बी की 22 सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में थी। मंच पर पहुंची मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया, लेकिन दलित मूवमेंट चलाने वाले कांशीराम का सम्मान नहीं किया। अखिलेश की सरकार में योजनाओं का लाभ विशेष समुदाय को ही पहुंचाया गया। बसपा की सरकार बनी तो जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं सभी खत्म कराए जाएंगे। मंझनपुर सीट से चुनाव लड़े इंद्रजीत सरोज की ओर इशारा करते हुए कहा कि कौशाम्बी में एक प्रत्याशी जो इंद्र देवता से भी बड़े देवता हैं, वोटिंग होने तक उनकी नींद उड़ने वाली है। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के बजट में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा को बेहद अहम कदम बताते हुए सोमवार को कहा कि वह इसकी ताकत को देख रहे हैं। इसके चलते देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सीटों की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी विषय के लिए सीटें सीमित नहीं होंगी। कल्पना की जा सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री मोदी पोस्ट बजट पोस्टरिंग स्ट्रांग इंडस्ट्री स्किल लिंकेज पर एक वेबिनार में इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, उद्योग के प्रतिनिधियों, शिक्षकों और आला अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट में फोकस वाले 5 बिंदुओं को सामने रखा, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कौशल विकास, अर्बन प्लानिंग एवं डिजाइन, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के सेंटर खोलने और एबीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक आदि भी शामिल हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सहित शिक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वह इस घोषणा को तेजी से अमल में लाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि यह डिजिटल यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय मानकों को लेकर चले। विश्व मातृभाषा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में शिक्षा देने की पहल को तेजी से आगे बढ़ाने और कौशल विकास की दिशा में उद्योगों व वैश्विक जरूरत को समझते हुए तेजी से काम करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कभी हमने सोचा है कि जिस देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षण संस्थान रहे हों, उनके बच्चे आज पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर हैं? क्या यह ठीक है? हम देश में ही दुनिया भर की यूनिवर्सिटी को लाकर अपने बच्चों को कम खर्च में पढ़ाई करा सकते हैं। देश के युवाओं और उनसे जुड़े विभागों को बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य है, इन्हें हमें सक्षम बनाना होगा। इन्हें सक्षम करने का मतलब है देश के भविष्य को मजबूत करना। सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में इसी सोच को सामने रखा। यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा, ई विद्या हो या वन क्लास वन चैनल, डिजिटल लैब्स या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी, शिक्षा के ऐसे ढांचे युवाओं की काफ़ी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग बजट से जुड़ी घोषणाओं पर तेजी से अमल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संकट आने के पहले से ही वह देश में डिजिटल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा था, उस समय कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोविड महामारी के समय इन प्रयासों की अहमियत सभी की समझ में आई। ये डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने इन वैश्विक महामारी में भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखा। अब देश में डिजिटल असमानताओं में तेजी से कमी आ रही है। चुनाव में ड्यूटी कटवाने को कर्मचारी तमाम बहाने बनाते हैं। कोई बीमारी तो कोई पत्नी या परिजनों की बीमार होने का हवाला देता है। सहारनपुर में ड्यूटी कटवाने के लिए एक अलग ही मामला सामने आया। यहाँ डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। शिक्षक पहले से ही चुनाव ड्यूटी करने में आनाकानी कर रहे थे। शिक्षकों ने लाख हथकंडे अपनाए, लेकिन उनके चुनाव से ड्यूटी नहीं कटी। इसके बाद शिक्षकों ने एक राय होकर योजना बनाई और अपने ही साथी को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरवा दिया। इसमें 10 शिक्षक प्रस्तावक और 20 शिक्षकों ने खुद को पोलिंग एजेंट बना लिया। इसके बाद इन सभी लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सीडीओ को चुनाव लड़ने का पत्र भेजा। डीएम ने पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि शिक्षक चुनाव ड्यूटी से बचने को ऐसा कारनामा कर रहे हैं। इसके बाद डीएम ने सभी शिक्षकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी। नोटिस मिलते ही नौकरी पर खतरा मंडराया तो हड़कंप मच गया। सभी शिक्षकों ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी और चुनाव ड्यूटी भी की। देखते हैं प्रशासन कैसे कराता है चुनाव ड्यूटी। चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षकों का रवैया पहले से ही उदासीन था। शिक्षकों ने ट्रेनिंग के दौरान ही प्रशासनिक कर्मचारियों से कह दिया था कि देखते हैं प्रशासन उनसे कैसे चुनाव में ड्यूटी करवाता है। योजना अनुसार शिक्षकों ने अपने साथी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरवा दिया। हालांकि मामला खुल गया और जांच में सब साफ हो गया। सीडीओ विजय कुमार का कहना है कि चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षकों ने अपने साथी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरवा दिया ताकि उनकी चुनाव ड्यूटी कट जाए।
मामला खुलने पर सभी को लीगल नोटिस भेजे गए, जिसके बाद सभी ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी और चुनाव ड्यूटी की। पूर्वांचल में वाराणसी जनपद की 5 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई। स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ वहां विजुअल क्लास के संचालन की भी व्यवस्था की गई। स्मार्ट क्लास का फायदा बच्चों को तभी मिलेगा जब शिक्षक स्मार्ट क्लास के संचालन में दक्ष होंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए शिक्षकों को विशेष तौर पर दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहल की गई। स्मार्ट क्लास की तैयारियों के क्रम में वाराणसी में यह पहला प्रयास माना जा रहा है। स्मार्ट क्लास के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों को स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए संविधिक प्रशिक्षण देंगे। वहीं दूसरी ओर तकनीकी पहलुओं को भी जानकारी शिक्षकों को दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में विद्यालय के हेडमास्टर और तकनीकी में दक्ष शिक्षक भाग लेंगे। इस बाबत प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडीह की सहायक अध्यापिका नीलम राय, प्राथमिक विद्यालय कबीर चौरा की सहायक अध्यापिका मधु सिंह, प्राथमिक विद्यालय मोहन सराय के सहायक अध्यापक सौरव सिंह रावत, प्राथमिक विद्यालय बेसहूपुर के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक सिद्धार्थ सिंह, प्राथमिक विद्यालय ठटरा के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय हाथीवन के सहायक अध्यापक विनय कुमार वर्मा, प्राथमिक विद्यालय कटना के प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक श्रीकांत सिंह, प्राथमिक विद्यालय गरहा के प्रधानाध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय कालिका धाम के सहायक अध्यापक आशीष द्विवेदी शामिल हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि इस प्रशिक्षण का लाभ बच्चों को मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे और भी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किए जाने की योजना है। इसके बाद अगले सत्र से बच्चों को इस प्रकार लाभ मिलने लगेगा। निरीक्षण पंजिका पर आख्या दर्ज नहीं कर रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोटिस जारी। शाहजहांपुर रोजा मंडी परिसर में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम की पालोचार निगरानी के लिए चुनाव के दौरान बूथों से सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए गए। कई अधिकारियों को वहां ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम बाहर बनाई गई सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट के कक्ष की निरीक्षण पंजिका पर अपनी आख्या दर्ज करें, लेकिन संबंधित अधिकारी इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। मालूम हो कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के आंतरिक हिस्से की निगरानी सोमा सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं और बाहरी क्षेत्र में पुलिस और पीएससी तैनात है। स्ट्रांग रूम के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा का तिहरा घेरा बनाया गया है। यही नहीं, जिस केंद्रीय भंडारण निगम के जिस गोदाम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसके पीछे वाले हिस्से पर बल्लियां गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर भी सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। इसके बावजूद स्ट्रांग रूम को निगरानी को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम उमेश प्रताप सिंह ने कई आरओ, एआरओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाकर उन्हें नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी इस व्यवस्था का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने स्ट्रांग रूम को निरीक्षण पंजिका का अवलोकन किया तो पता चला कि कई सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उस पर ना तो कोई आख्या दर्ज की और ना ही अपने हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।